हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा रहेगा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ओके। तो बेसिक का मतलब होता है जो बेसिक चीजें हमारी अकाउंटिंग के लिए जरूरी हैं, तो उन टर्म्स को सीखना बहुत जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है कि अकाउंटिंग की यदि आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जो शब्दकोश होता है, एक प्रकार से वोकैबुलरी होती है, वो आपके पास होनी कंपलसरी है। कुछ चीजें हमारी ऐसी होती हैं जिनके जाने बिना आप अकाउंटिंग को नहीं समझ सकते, आप अकाउंटेंसी के बारे में नहीं जान सकते, ठीक है ना। तो आज हम उन्हीं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला सेशन। और ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, एक बेस बनाने वाली वीडियो रहेगी, ठीक है ना, जिसके अंदर आप अकाउंटेंसी के अंदर आप अपना बेस बहुत बढ़िया तरीके से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारी अकाउंटिंग टर्म दैट इज एंटिटी। अब देखिएगा, ये वर्ड देखने में तो आपको बहुत नया लग रहा होगा, बट एंटिटी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मान लिया कोई भी पर्सन है, वो क्या करना चाहता है, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। क्या करना चाहता है? प्रॉफिट कमाना चाहता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कमाने के लिए उसके माइंड में एक आइडिया आता है। उसके माइंड में क्या आता है? एक आइडिया आता है। और क्या आइडिया आता है कि वो अपना कोई ना कोई बिजनेस शुरू कर ले। क्या शुरू कर ले? अपना कोई बिजनेस शुरू कर ले, या फिर कोई भी एंटरप्राइज, ठीक है ना, कोई भी एंटरप्राइज जो है वो एस्टेब्लिश कर ले, या फिर कोई भी जो है वो अपना एनजीओ चलाना शुरू कर दे। एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। या फिर आप उसको बोल सकते हैं एनपीओ भी कह सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कोई एनजीओ चलाना शुरू कर दे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चलाना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो बहुत सारे काम जो है उसके द्वारा किए जा सकते हैं। तो एंटिटी जो वर्ड है वो एक प्रकार से कोई नया वर्ड नहीं है। एंटिटी का मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है, ठीक है ना। कोई ना कोई एंटरप्राइज ही है जो किसी पर्सन के द्वारा एस्टेब्लिश किया जाता है, ठीक है ना। और उसका मेन मोटिव जो है क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट कमाने के पर्पज से बिजनेस करता है, कोई एंटरप्राइज एस्टेब्लिश किया जाता है, और फिर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट वो है, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाता है वो, और उस प्रोडक्ट को क्या कर देता है? फिर उसको सेल कर देता है। सेल किसको करता है जी? वो कस्टमर को करता है, ठीक है ना। और कस्टमर को यदि वो सेल करेगा, ठीक है ना, तो फिर ऑब्वियस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या आएगा? रेवेन्यू आएगा, पैसा आएगा। और पैसा फिर ऑब्वियस है, पैसे से आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होएगी, एंटिटी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। और फिर अपने बिजनेस को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एंटिटी का मतलब जो है आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। एंटिटी का मतलब एक प्रकार से कोई ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही होता है, या फिर नॉन बिजनेस भी हो सकता है। उसका प्रॉफिट जो, उसका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट कमाना में भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एनजीओ हो सकता है, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, या फिर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है। तो एंटिटी के बारे में आपको यहां पे क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी अपने पास आती है दैट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या रहेगी अपने पास? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओके, बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब देखिएगा, अब क्या है कि एक पर्सन है ए, दूसरा पर्सन है बी। अब ए ने बी को 50,000 रुपीज का जो गुड्स है वो सेल कर दिया, ठीक है, सेल कर दिया ना। तो बी इसको क्या पे करेगा? अमाउंट पे करेगा। कितना अमाउंट पे करेगा जी? 50,000 रुपीज पे करेगा। तो ये क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है। ध्यान रखना है, इसी को क्या बोला जाता है? ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो एक बिजनेस के अंदर जब वो होती है ट्रांजैक्शन, तो उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। मान लिया मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर रखा है और मैं जो है ट्राइपॉड बनाता हूं, ठीक है ना। तो ट्राइपॉड जो है जितने भी मैंने बनाए हैं मैं अपने स्टॉक के अंदर रखूंगा, एक गोडाउन के अंदर रखूंगा। अगर मान लिया कोई कस्टमर मेरे पास आता है, भी हाँ जी ट्राइपॉड चाहिए, हाँ जी मेरे पास ट्राइपॉड अवेलेबल है, यस, कितने रुपए का है जी? 15
1500 रुपए का है जी। ठीक है जी, तो ठीक है जी, मेरे को है ना 5 ट्राइपॉड चाहिए। ठीक है जी, ले जाओ, 5 पीस चाहिए। ठीक है ना, तो ले जाइए। कितने पैसे हो गए जी, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए, कितने हो गए बताओ, 7500 रुपए हो गए जी। ठीक है, तो 7500 रुपए दे दो जी आप, 7500 रुपए बन गए जी। ठीक है, मेरे पास 7500 रुपए आ जाएंगे, मैं उनको ट्राइपॉड दे दूंगा। तो ये क्या होगी, एक ट्रांजेक्शन होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अगर मेरा कोई बिजनेस है, बिजनेस के अंदर हम कोई क्या कर रहे हैं, एक लेन देन कर रहे हैं, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, अब बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो भी 2 तरह की हो सकती हैं। कौन सी, पहले कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है। कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है। तो कैश ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कैश में कोई सामान बेचा गया हो। ठीक है ना, अब जो ट्राइपॉड मैंने बेचे हैं, ठीक है ना, वो मैंने कैश में बेचे हैं। कितने रुपए में बेचे, 7500 के अंदर बेचे। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन क्या रहेगी, कैश ट्रांजेक्शन। अगर मैं उनको बेच रहा हूं कि मान लिया ए नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, उसको मैंने ट्राइपॉड सेल कर दिए, 7500 रुपीज के सेल कर दिए, लेकिन जो ए है वो ये कहता है कि मैं आपकी पेमेंट जो है 1 मंथ के बाद करूंगा। तो ये ट्रांजैक्शन कौन सी होगी, तो ये होगी आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, ध्यान रखना है। तो आपको 2 चीजें यहां पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है। ट्रांजैक्शन तो नॉर्मली है भाई, कोई चीज आपने खरीदी है कहीं से तो ट्रांजैक्शन है। बिजनेस के, आपका अपना कोई बिजनेस है, उसके अंदर आप कोई चीज परचेज या सेल कर रहे हो तो वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी। अब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वो आपकी कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी हो सकती है। अगर आप कैश में कोई चीज बेच रहे हो तो वो कैश ट्रांजैक्शन है, अगर आप उधार में कोई चीज बेच रहे हो तो वो आपकी उधार ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, सिंपल। उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन अपनी ऐसी भी होती हैं जो इंटरनल ट्रांजैक्शन होती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन होती हैं। ध्यान रखना है, कुछ ट्रांजैक्शन आपकी क्या होती है, इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है। इंटरनल जो बिजनेस के अंदर ही होती हैं। अब ऐसी ट्रांजैक्शन का एग्जांपल दीजिए जो बिजनेस के अंदर ही होती है, बस बाहर का वहां पे कोई लेना देना नहीं है, तो वो हमारी रहेगी कि जैसे बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, एसेट्स होती हैं। ठीक है ना, एसेट्स का बिजनेस के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, और यूज करके क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है जी। क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। अब जो भी चीज आपने प्रोड्यूस कर दी, ठीक है ना, जो भी चीज आपने प्रोड्यूस कर दी उसको मार्केट के अंदर क्या किया जाएगा, सेल किया जाएगा, और सेल करके क्या कमाया जाएगा जी, प्रॉफिट कमाया जाएगा। तो अब देखो, प्रॉफिट तो आपने कमा लिया, लेकिन एसेट के अंदर, एसेट को जब हमने यूज किया, ठीक है ना, तो इसका नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मली क्या हुआ, वियर एंड टीयर हुआ। क्या हुआ, वियर एंड टीयर हुआ। वियर एंड टीयर नॉर्मल टूट फूट तो बिजनेस के अंदर हुई होगी अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए आप किसी एसेट को यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर होने की वजह से हम ये आइडिया लगाते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर आप इसको एस्टिमेट लगाओगे कि ये एसेट की वैल्यू जो है फिलहाल कितनी है, तो इसका मतलब अगर आपने ये एसेट जो है 5 लाख रुपीस की परचेज करी थी, क्या 2 साल के बाद यूज करने के बाद इसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी? नो। मान लिया इसकी वैल्यू रह गई 2 साल के बाद 4 लाख रुपए की। कितनी की? 4 लाख रुपए की। तो कितनी वैल्यू कम हुई इसकी? एसेट की वैल्यू कितनी की हुई? 5 लाख की थी, 4 लाख की होगी, तो 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू कम होगी ना, ठीक है ना। तो 1 लाख रुपए इसको क्या बोलेंगे, जितनी वैल्यू कम हुई है उसको बोलेंगे अपन डेप्रीशिएशन। क्या बोलेंगे अपन उसको? डेप्रीशिएशन। ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे उसको? डेप्रीशिएशन बोलेंगे। अब ये जो डेप्रीशिएशन लग गया, आप मुझे ये बताइए, क्या डेप्रीशिएशन हमने किसी पर्सन को पे किया? क्या हमारे पास से कोई कैश गया? क्या कोई कैश आया? नहीं आया ना। तो इसका मतलब ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये अपने बिजनेस की इंटरनल ट्रांजैक्शन है। बाहर के किसी भी पर्सन को हमने कोई पैसे की पेमेंट नहीं करी, ना ही बाहर के किसी पर्सन ने हमें कोई पैसा दिया। तो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इंटरनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। या फिर आप एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हो कि बिजनेस ने जो पैसा ओनर से लिया है, ठीक है ना, तो एक प्रकार से ओनर बिजनेस का मालिक होता है, तो उसको जो पेमेंट करनी है वो क्या है? एक प्रकार से इंटरनल ट्रांजैक्शन ही है, ठीक है ना। तो डेप्रीशिएशन जो है ये भी आपकी इंटरनल ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है।
दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की, कौन सी ट्रांजैक्शन? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन की, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन कौन सी होती है? ऐसी ट्रांजैक्शन जिनके अंदर जो पेमेंट करनी है हमने वो बाहर के लोगों को करनी है। पेमेंट जो करनी है वो किसको करनी है? आउटसाइडर को करनी है, ठीक है ना। अब आउटसाइडर को कैसे करनी है जी? तो वो चीज भी समझाओ जी हमें। तो देखिएगा हम आपको समझा देते हैं कि आउटसाइडर को पेमेंट आप कैसे करेंगे। जैसे मान लिया ये अपना बिजनेस है, और अपना बिजनेस जो है वो ऐसा बिजनेस है जो कि क्या तैयार करता है? फर्नीचर तैयार करता है जी, ठीक है ना। और फर्नीचर बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए जी? वुड, लकड़ी चाहिए। अब लकड़ी का जो सप्लायर है वो अपने पास है ए नाम का कोई पर्सन, ठीक है ना। तो ए ने बिजनेस को क्या प्रोवाइड करवाई जी? वुड प्रोवाइड करी, ठीक है ना। तो कितने रुपए की प्रोवाइड करवाई? मान लेते हैं 2 लाख रुपए की प्रोवाइड करवाई, ठीक है ना। तो ऑब्वियस है बिजनेस ने 2 लाख रुपए किसको देने हैं? ए को पेमेंट करनी है। तो ये जो 2 लाख रुपए की पेमेंट है ये बिजनेस से बाहर किसी दूसरे पर्सन को जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये ट्रांजैक्शन क्या मानी जाएगी? अपनी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। कौन सी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी? एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट चलिए डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगा? तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म में नेक्स्ट जो अपने पास टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज अकाउंट, दैट इज अकाउंट। अब देखो अकाउंट के बारे में वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, अकाउंटेंसी जो वर्ड बना है वो अकाउंट से बना है, अकाउंटिंग वो भी अकाउंट से बना है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो अकाउंट एक्चुअल में है क्या? देखिएगा, अब हमारे पास है एक बिजनेस, हमारे पास है एक बिजनेस, और बिजनेस के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? ट्रांजैक्शंस होती हैं। बिजनेस के अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब ये बताइए क्या वो ट्रांजैक्शन किसी एक पर्सन के साथ होती है? नो, बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनके साथ में वो ट्रांजैक्शंस होती हैं। मान लिया यहां पे ए के साथ होगी, यहां पे ए के साथ, यहां पे बी के साथ, यहां पे ए के साथ, यहां पे बी के साथ ट्रांजैक्शन हुई, यहां पे सी के साथ ट्रांजैक्शन हुई, यहां पे फिर ए के साथ ट्रांजैक्शन हुई, यहां पे फिर मान लिया सी के साथ ट्रांजैक्शन हुई, यहां पे फिर मान लिया बी के साथ ट्रांजैक्शन हुई, यहां पे फिर ए के साथ ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के साथ में ट्रांजैक्शंस होती हैं, ठीक है। तो जब हम डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के साथ में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमने कितने रुपए की ट्रांजैक्शन करी है। तो हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन की, जैसे मान लिया ए है, उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो आपने यहां पे रिकॉर्ड करी, फिर ए की ये भी ट्रांजैक्शन है तो आपने यहां पे रिकॉर्ड करी, फिर ये ए की ट्रांजैक्शन है आपने यहां पे रिकॉर्ड करी, फिर यहां पे देखो ए की ट्रांजैक्शन ये है फिर आपने यहां पे रिकॉर्ड करी, उसके बाद फिर ये ए की ट्रांजैक्शन है फिर आपने यहां पे रिकॉर्ड करी, और फिर हमने इसका हिसाब किताब किया भी हाँ इससे तो इतना पैसा लेना है, ठीक है ना, या फिर उसको इतना पैसा देना है। तो अकाउंट का मतलब बेसिकली क्या हुआ? अकाउंट का मतलब होता है कि एक पर्सन से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक ही जगह पे लिखना, उसको बोलते हैं हम अकाउंट बनाना। तो अकाउंट रेफर्स टू दैट प्लेस, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंट रेफर्स टू दैट प्लेस where all the transactions related to one person or may be related to any asset or may be related to any liabilities recorded at one place, ओके, वन प्लेस, तो उसे क्या बोलते हैं? हम अकाउंट बोलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको यहां पे समझा दिया, ठीक है ना। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि जो अपना अकाउंट होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है? उसकी शेप जो होती है वो टी शेप होती है। कौन सी शेप होती है बेटा? उसकी टी शेप होती है, ठीक है ना। तो ये है हमारा कोई ना कोई अकाउंट,
क्या है ये अपना अकाउंट। तो ये होती है इसकी डेबिट साइड और ये होती है इसकी क्रेडिट साइड। तो दिस इज राइट, जिससे मैं लिख रहा हूं राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड एंड दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड, जिस हाथ में डस्टर है दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड। ध्यान रखना है। तो आपने कौन सी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में, जिसका भी आप अकाउंट बना रहे हो, कौन सी ट्रांजैक्शन आपने डेबिट में लिखनी है, कौन सी ट्रांजैक्शन आपने क्रेडिट में लिखनी है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ अकाउंट के ऊपर, कि वो आपका पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होता है अपने पास अकाउंट। तो आशा करता हूं कि अकाउंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। नेक्स्ट आता है कैपिटल। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो कैपिटल क्या होती है? ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कैपिटल के बारे में। ठीक है ना, तो देखिएगा हमारे पास एक पर्सन है जिसका नाम है मनोज सिंह। क्या नाम है? मनोज सिंह। तो मनोज सिंह ने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। ठीक है ना, अपना एक बिजनेस स्टार्ट करने की सोची, भाई मैं तो यार एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं। तो मनोज ने क्या किया अपने बिजनेस के अंदर, ठीक है, एक तो वो स्टॉक ले आया 20,000 रुपए का कच्चा माल, जो भी आप वो प्रोडक्ट बनाएगा उससे रिलेटेड। ठीक है ना, उसके बाद कुछ उसके पास कैश पड़ा था उसके पास 2 लाख रुपए। ठीक है ना, उसके बाद एक मशीन उसने परचेज कर ली, एक मशीन लेके आया, वो मशीन लगाई उसने, मान लेते हैं 5 लाख रुपीस की। ठीक है ना, तो मशीन भी जरूरी है, कैश भी जरूरी है, स्टॉक भी जरूरी है। ठीक है ना, और उसके बाद थोड़ा सा उसने फर्नीचर लगा लिया, भाई जो अपने पास कस्टमर वगैरह आएंगे उनको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो उसने कुछ फर्नीचर भी लगा लिया। ठीक है, मान लेते हैं वो 50,000 रुपीज का फर्नीचर भी ले आया बिजनेस के अंदर। ठीक है ना, तो उसने मनोज सिंह ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया, फर्नीचर लगाया उसने 50,000 रुपीज का, उसके बाद स्टॉक लगाया उसने 20,000 रुपीज का, कैश लगाया उसने 2 लाख रुपीज का और मशीन लगाई उसने 5 लाख रुपीज की। तो इट मीन्स ये जो टोटल अमाउंट उसने लगाया, तो जो टोटल अमाउंट लगा करके उसने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना, तो ये सारी टोटल मिला के उसकी क्या मानी जाएगी? कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कैपिटल। क्या मानी जाएगी? कैपिटल। ध्यान रखना है, क्या होगी इसकी? कैपिटल होगी। ठीक है, तो कितनी कैपिटल लगाई उसने? 50,000 ये हो गया, 20,000 ये हो गया 70,000, 2,70,000, 7,70,000। तो 7,70,000 रुपीज लगा करके जो है उसने अपना जो है एक बिजनेस स्टार्ट किया। और बिजनेस के अंदर एसेट कितनी होगी? तो उतनी ही एसेट होगी। देखो फर्नीचर भी क्या होती है? अपनी एसेट होती है। स्टॉक भी क्या होती है? अपनी एसेट होती है। कैश जो है वो भी अपनी एसेट होती है, और मशीन जो है वो भी एसेट होती है। उतनी की क्या होगी? एसेट क्रिएट हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। तो कहने का मतलब यह है कि जितना पैसा लगा करके कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस शुरू करता है, जितना भी पैसा उसने लगाया है, तो वो उसकी क्या होती है? एक प्रकार से कैपिटल होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। और कैपिटल क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? वो एक बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। क्या होती है? लायबिलिटी। ध्यान रखना है, क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ठीक है ना, और कैपिटल जो लगाई गई है वो बिजनेस की क्या होती है? लायबिलिटी होती है। और ध्यान रखना है कि जितना ही पैसा एक बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब बिजनेस ने वो पैसा बिजनेसमैन से उधार लिया हुआ है, बाद में उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखना है, ये अपना एक कंसेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, उससे आगे हम डिस्कस करेंगे कैपिटल के बारे में। ठीक है ना, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है ड्राइंग। क्या आता है अपने पास? ड्राइंग, ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या है? ठीक है, ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स का मतलब होता है कि मान लिया ये अपना कोई बिजनेस है, ठीक है, और ये कोई पर्सन है पी नाम का, जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। अब पी को जो है पैसों की जरूरत पड़गी, उसके घर पे जो है ना, मान लेते हैं उसकी वाइफ जो है वो बीमार होगी। ठीक है ना, उसकी वाइफ जो है वो बीमार होगी, तो उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो पी ने क्या किया? बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कर लिया। किसके लिए? अपने पर्सनल यूज के लिए। और पर्सनल यूज उसका क्या था? उसकी बीवी का इलाज करवाना था। ठीक है ना, तो पर्सनली हो गया वो। ठीक है ना, तो एक प्रकार से जो पैसा बिजनेसमैन के द्वारा
बिजनेस में से विड्रॉ किया जाता है पर्सनल यूज के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ड्राइंग क्या करता है? एक प्रकार से कैपिटल को कम करता है। ड्राइंग्स जो है वो कैपिटल को क्या करता है? कम करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, बाद में ये जो पर्सन है जितना भी उसने ड्राइंग किया है इसके ऊपर बिजनेस को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो पे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये होता है अपने पास ड्राइंग। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सोलवेंट, सोलवेंट और दूसरा है इनसोलवेंट। इनसोलवेंट, तो सोलवेंट कौन होता है? सोलवेंट इज ए पर्सन, सोलवेंट इज ए पर्सन हु इज able to pay his all debts, जितने भी उसके डेट्स हैं, जितने भी उसके लोन वगैरह, ऋण वगैरह हैं, अगर वो पे करने में एबल हैं, ठीक है, तो उसे बोलेंगे सोलवेंट। अगर वो ये वाले डेट्स जो हैं पे करने में एबल नहीं है, नॉट एबल टू पे द डेट्स, ठीक है ना, द डेट्स, ठीक है ना, द पर्सन हु इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, ऑल हिज डेट्स, तो उसे क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंट बोलेंगे। मतलब ऐसा पर्सन जो अपने डेट्स को पे कर सकता है, एबिलिटी रखता है, यस आई कैन पे, तो उसे बोलेंगे सोलवेंट। और जो अपनी लाइबिलिटीज को पे नहीं कर सकता, अपने डेट्स को पे नहीं कर सकता, तो उसे क्या बोलेंगे? इनसॉल्वेंट। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। जुड़े रहिए ताकि आप भी ग्रो कर सकें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स वो भी साथ में ग्रो कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।